गर्मी में भी तीखा खाना बनाने वाली देवरानी जेठानी। ओह, ये सब क्या है बहू? तुझे इतनी बार समझा दिया कि हमें इतना तीखा खाना मत बनाकर खिलाया कर, लेकिन फिर भी तूने ये मिर्ची का घोल बनाकर रख दिया है हमारे सामने। हाँ माँ, और वैसे भी इतनी गर्मी में तीखा खाना ठीक नहीं है। मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतनी गर्मी में भाभी के हाथ के बने तीखे खाने को खाकर मुझे पेट से जुड़ी इतनी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन भाभी फिर भी रोज खाने में इतना लाल और हरी मिर्च डाल देती है कि खाना दुश्वार हो जाता है। रहने दे बेटा, अब तू कुछ मत बोल। अब मैं तेरी ही शादी एक अच्छी लड़की से करूंगी जो हमारे मन मुताबिक खाना बनाकर हमें खिलाएगी। अच्छी बात है, जल्दी से ही लेकर आइए इस घर में देवरानी, मुझे भी फुर्सत मिलेगी। अब कुछ ही महीने में उर्मिला अपने छोटे बेटे के लिए आरोही नाम की एक लड़की से रिश्ता फिक्स कर देती है और बड़े ही धूमधाम से विष्णु और आरोही की शादी हो जाती है। आरोही अपने घर से विदा हो रही होती है, तभी वह अपनी माँ से कहती है, माँ, बेटी को भूखे पेटी घर से विदा करोगी? तो पागल हो गई है? दामाद जी गाड़ी लेकर तेरा इंतजार कर रहे हैं, जा ससुराल में खाना अब जो खाना है। नहीं माँ, मुझे दे दीजिए कुछ खाने को। अच्छा बता क्या खाएगी? मेरी पसंद तो आप जानती ही हैं माँ, वही ले आइए ना। मालती आरोही की मनपसंद तीखी मिर्च के बड़े और मिर्च की चटनी लेकर आती है। आरोही भी तीखे खाने की चटोरी थी, फटाफट सब कुछ चट कर जाती है और गाड़ी में बैठ अपने ससुराल विदा हो जाती है। हाँ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह आरोही हॉल में आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए खाने में क्या बना दूं? क्या बनाएगी बहू? इतनी गर्मी पड़ रही है, काम कर, सिंपल दाल बना ले और रायता बना ले। आरोही अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है, जहां आरोही दाल में सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाती है और रायते के लिए 1 से आधा किलो हरी मिर्च को घिस रही होती है। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो देवरानी जी? इतनी सारी मिर्ची क्यों पीसी है तुमने? कुछ नहीं जेठानी जी, बस अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी। हाँ वो तो ठीक है, पर इतनी सारी मिर्चियों को क्यों पीस रखा है? तुम्हें तो फीका खाना बनाना चाहिए था ना। लेकिन क्यों? मैं फीका खाना क्यों बनाऊं? मुझे तो तीखा खाना पसंद है, तड़कता भड़कता। क्या तुम्हें भी तीखा पसंद है? आपको भी पसंद है जेठानी जी? चलो फिर तो मजा आ गया, हम दोनों देवरानी जेठानी तीखा खाना बनाकर खाया करेंगी। अब आरोही अपनी पहली रसोई के खाने में सूखी लाल मिर्च का तड़का दाल में और हरी मिर्च का रायता बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। क्या बात है, रायता बनाया है। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, अच्छा हुआ बना लिया। अब खाऊंगी अपनी छोटी बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना। हाँ, एक बार खाइए तो सही देवरानी जी के हाथ का ये खाना। ना आपकी ख्वाहिशों पर पानी फिर गया तो मेरा नाम बदल देना। पूरा परिवार आरोही के हाथ के बने खाने का एक निवाला अपने मुंह के अंदर लेते ही कि तब उनके कानों से धुआं निकलने लगता है। उनकी आंख, नाक, मुंह, सर सब लाल हो जाता है और वो सिसियाते हुए कहते हैं, अरे बाप रे बाप, इतनी तीखी दाल और रायता बहू खीरे का है या मिर्ची का? पानी दे, जल्दी से पानी दे। ये क्या आरोही जी, आपने इतना तीखा खाना बनाया है? आपने तो मेरी पत्नी शिवानी को भी फेल कर दिया तीखा खाना बनाने में। अरे पानी पानी। ये लीजिए पानी पी लीजिए आप लोग। लेकिन मैंने तो बहुत हिसाब से मिर्ची का इस्तेमाल किया था। क्यों जेठानी जी, आप बताइए ना, खाना तीखा है क्या? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत स्वादिष्ट और चटपटा लग रहा है खाना। हाँ तू तो बोलेगी, तेरी पसंद का जो खाना बना दिया तेरी देवरानी ने। मेरी तो मती मारी गई थी जो मैंने इस लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। मेरे तो घर में दोनों ही देवरानी जेठानी तीखा खाना बनाने वाली आ गई। एक तो अप्रैल की ये कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, ऊपर से उर्मिला की बहू तीखा खाने वाली आ गई थी। उर्मिला और उसके पूरे परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। तभी अगले दिन उर्मिला अपनी बहू से कहती है, सुन बहू, कल तो तूने खिला दिया हमें वो मिर्ची वाला खाना, लेकिन अब नहीं। एक काम कर, थोड़ी सी बेसन की कढ़ी छौंक ले और दही की मात्रा थोड़ा ज्यादा रखना ताकि पेट में ठंडक मिले। ठीक है माँ जी। दोनों देवरानी जेठानी रात का रसोई में आती हैं। आरोही बेसन को घोल रही होती है। जेठानी जी, मैं क्या सोच रही थी कि कढ़ी में हम क्यों ना मिर्ची के पकौड़े बनाकर डाल दें, तीखी कढ़ी स्वाद लेकर खा पाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। अब पल भर में शिवानी और आरोही मिर्ची की पकौड़ियां बनाकर कढ़ी तैयार करती हैं और डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। अच्छा हुआ माँ आज खाने में ये कढ़ी बनवा ली, वैसे भी बहुत गर्मी पड़ रही है। पूरा परिवार कढ़ी चावल को खा रहा होता है कि तभी उनके मुंह में मिर्ची के पकौड़े आ जाते हैं। वो कढ़ी को मुंह से थूक देते हैं।
अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे कितने अच्छे से समझाया था कि बेसन की कड़ी मैं इसलिए बनवा रही ताकि मेरे पेट को गर्मी से राहत मिले, लेकिन तूने तो इसमें भी मिर्ची के पकौड़े डाल दिए और इसे भी तीखा बना दिया। माँ जी, मैं भी तो खा रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी तीखा नहीं लग रहा। जेठानी जी आप बताइए, कड़ी तीखी है क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो मिर्ची की कमी बहुत ज्यादा है, थोड़ी और मिर्ची पड़ती तो और अच्छा बनता। शिवानी रसोई से जाकर लाल मिर्च का पाउडर लाती है और दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने खाने में लाल मिर्च के पाउडर को छिड़क कर खा रहे होते हैं। वहीं पूरे परिवार के कानों से धुआं निकल रहा होता है और वो मिर्ची से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन केशव और विष्णु अपनी पत्नियों से कहते हैं, सुनो आरोही, मेरे ऑफिस से मेरे बॉस और मेरे टीम लीडर आ रहे हैं। ऑफिस से रिलेटेड कोई मीटिंग है, उसके बाद हम लोगों ने डिनर भी प्लान किया है। हाँ शिवानी, तुम भी ये बात ध्यान से सुनो। इस डिनर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज बनना चाहिए और कृपा करके मिर्ची स्वाद अनुसार ही डालना। अब उस रात कुछ ही देर में केशव और विष्णु के घर में दो टीम लीडर और बॉस आते हैं। दूसरी तरफ जेठानी देवरानी डिनर बना रही होती हैं, जहां शिवानी मिर्ची की भुर्जी, मिर्ची के कबाब, मिर्ची के बड़े, मिर्च की चटनी बना रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आरोही सिलबट्टे पर काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च को पीसकर सभी सब्जियों में मिला देती है और अच्छा खासा तीखा खाना बनाकर दोनों देवरानी जेठानी तैयार करती हैं। कुछ देर बाद केशव और विष्णु की मीटिंग खत्म होती है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार करते हैं, जहां आरोही और शिवानी खाने को सर्व करती हैं। ऑफिस का स्टाफ जैसे ही खाने का फर्स्ट बाइट अपने मुंह में लेते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। वह अपने जेब से रुमाल निकालकर पसीने को पोंछने लगते हैं। पानी पानी, अरे ये कैसा खाना बनाया है? इसे तुम खाना कहती हो? अगर ऐसे ही खाने को खिलाने के लिए हमें इनवाइट करना था तो पहले ही बता देते, हम आते ही नहीं। हाँ सर, सही कहा, खाना बनाया था ये मिर्ची का जहर। और हाँ विष्णु और केशव, आगे की मीटिंग हम ऑफिस में करेंगे। सर 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 सर, हमारा वो प्रमोशन, उसका क्या होगा सर? अरे वो तो तुम भूल ही जाओ अब। ऑफिस के स्टाफ भड़कते हुए वहां से चले जाते हैं। बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया था ना कि तीखा खाना नहीं बनाना है। तुम्हारी वजह से आज हमारा प्रमोशन होते होते रुक गया। और अगर इतना ही तीखा खाना पसंद है तुम दोनों देवरानी जेठानी को, तो अपने लिए बनाया करो, औरों के लिए नहीं। हम पागल नहीं है कि इतनी गर्मी में सबके लिए अलग अलग पकवान बनाए, इसलिए तीखा खाने की आदत डाल लीजिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शिवानी और आरोही को फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी बेशुमार तीखा खाना बनाकर खाया करती थी। केशव और विष्णु की हालत अब इस गर्मी में तीखा खाना खा खाकर बहुत खराब हो गई थी। वह बीमार पड़ गए थे, जिसे देख उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है कि तभी एक दिन, रुक बहू, आज तुम दोनों यहीं रहो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। पर माँ जी हम तो, हाँ पता है, तुम तो तीखा खाना खाती हो, मैं बना दूंगी, चिंता मत करो। अब उर्मिला खिसियाते हुए अपनी दोनों बहू के लिए खाना बनाती, जहां उर्मिला सभी मिर्चियों की मात्रा बढ़ाकर पीसती। वो बहुत सारे काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लौंग को पीसकर एक पेस्ट बनाती है और उसे सब्जी में मिलाकर अपनी बहू के लिए लेकर आती है। दोनों बहू जैसे ही उस तीखी सब्जी को खाती हैं, दोनों ही देवरानी जेठानी के तोते उड़ जाते हैं। उनके कान से धुआं निकलने लगता है, वो बौखलाने लगती हैं और पानी ढूंढती हैं। माँ जी पानी दे दीजिए, जल्दी से ठंडा ठंडा पानी दे दीजिए, मेरे पेट में ज्वालामुखी फट रही है। हाँ माँ जी, बहुत तेज गर्मी लग रही है, मेरे पसीने छूट रहे तीखा खाकर, जल्दी से पानी दे दीजिए ठंडा। इतना करके भी उर्मिला शांत नहीं होती। वो दोनों बहू के लिए पानी में लाल मिर्च का पाउडर मिलाकर लेकर आती है, जिस पानी को पीकर दोनों बहू पानी को उगलते हुए कहती है, माँ जी आप क्या कर रही हो? आपको हमारी परेशानी दिख नहीं रही है क्या? हम मिर्ची और तीखेपन से परेशान हो रहे हैं, हमारी जुबान जल रही है, हमें पानी चाहिए, और आप है कि बार बार बस तीखा लेकर आ रही हैं। परेशान तो मैं भी हो रही थी और मेरे बेटे भी, मेरी भी जुबान चल रही थी, मेरी भी पेट में ज्वालामुखी फट रहा था, लेकिन तुम्हें तो वो सब कभी दिखाई नहीं दिया, तो मुझे क्यों दिखाई देगा? अपनी सास की बातें सुनकर शिवानी और आरोही को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गलती हो गई माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें ऐसे जबरदस्ती आपको इतना तीखा खाना नहीं खिलाना चाहिए था, हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुए, पर अब हम कान पकड़ के आपसे माफी मांगते हैं। अब हम कभी ऐसा खाना ना तो बनाएंगे और ना ही खाएंगे। उर्मिला अपनी बहू को ईंट का जवाब पत्थर से देती है, जिसके बाद दोनों बहू के होश ठिकाने आ जाते हैं और दोनों ही देवरानी जेठानी तीखा खाना हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। ये लोहा वगैरह अगर लग जाता तो इससे सेप्टिक बनने का खतरा रहता है। खैर अब मैंने एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर पट्टी कर दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां भी लिख रही हूँ, यहीं स्टोर से खरीद लेना। हेलो, आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं? हेलो, ये डॉक्टर कितनी प्यारी है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जैसे यही है जिसके मैं सपने देखता हूँ, अति सुंदर।
हेलो, अरे कहाँ गुम है? हाँ, कुछ नहीं। वैसे मिस्टर गौरव, आपको इतनी चोट लगती कैसे है? हर दूसरे दिन आप मेरे क्लिनिक आ जाते हो कहीं ना कहीं पट्टी करवाने। अब क्या करूं, आपके पास आने का बहाना ढूंढता रहता हूं। बस जब चोट लग जाती है तो मरहम के लिए आपका ही ध्यान आता है। गौरव ऐसे ही ऋषिका से मजाक करने लगा, जिसके कुछ देर बाद वो उसकी क्लिनिक से वापस आ गया। ऋषिका 24 साल की डॉक्टर थी जो अपने क्लिनिक में लोगों की सेवा करती थी। गौरव उसका एक लगा बंधा पेशेंट था, तो ज्यादातर उसके पास अपने जख्मों पर मरहम लगवाने के लिए जाता था। ऐसे ही आज के दिन भी गौरव ऋषिका के क्लिनिक पर ही सर पर पट्टी करवाने को आया हुआ था। लीजिए जी, हो गया। गौरव जी, वैसे आज तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर ये इतनी चोट आपको लग कैसे जाती है। अभी 1 हफ्ते पहले आप मुझसे बाजू पर पट्टी करवाने आए थे और अब ये सर पर चोट। सच जानना चाहती हो ऋषिका? ये चोट तो कुछ भी नहीं है उस चोट के आगे जो तुमने मेरे दिल को दे दी है। मेरा दिल तुम्हारा बीमार हो चुका है, इसका मरहम बस तुम हो ऋषिका। हाँ ऋषिका, बस तुम हो। जानती हो मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं ये बोल रहा हूँ ऋषिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ? क्या कहा? बोलो ऋषिका, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो कोई बात नहीं है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम कहोगी तो मैं चला जाऊंगा। एक बार मेरी बात का जवाब दे दो। गौरव की बात सुनकर ऋषिका चुप सी हो गई और फिर थोड़ा सोचकर बोली, मैं अभी तुम्हें पसंद करती हूँ गौरव, और बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुमने मुझे तो चुन लिया, लेकिन मुझसे शादी के लिए तुम्हें मेरे 4 बच्चों को भी अपनाना होगा। 4 बच्चे? ऋषिका, तुम कुंवारी नहीं हो? हाँ, मैं कुंवारी ही हूँ। वो 4 बच्चे मेरे अपने नहीं हैं, मैंने उन्हें अडॉप्ट किया हुआ है। चारों के ऊपर ही हालातों का कहर था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी, जिसकी वजह से मैंने उन चारों को गोद ले लिया। अब वो मुझे अपनी माँ समान मानते हैं और मैं भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ। अगर तुम मेरे साथ साथ उन बच्चों को भी अपनाओ तो मैं तुमसे शादी करूंगी। और रही बात दहेज की, तो वो मैं भर भर कर लाऊंगी। अब फैसला तुम्हारा है। 4 गोद लिए हुए बच्चे? ऋषिका, आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुमने 4 बच्चों को गोद लिया? मेरा मतलब तुम बताओ ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन गौरव, उस वक्त और हालातों का यही फैसला था। रौनक, जो कि अब 8 साल का है, तुम जानते हो मैं उससे तब मिली थी जब वो 5 साल का था। उसकी माँ फुटपाथ पर सामान बेचती थी और वहीं एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। रौनक और उसकी माँ को मेरे क्लिनिक लाया गया, लेकिन जब तक उसकी माँ ने दम तोड़ दिया था, इसलिए मुझे उस बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ा। बाकी मेरी 2 बेटियां हैं, उनके माँ बाप भी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। और रितेश, जो कि 7 साल का है, उसे मैंने फुटपाथ पर सोता हुआ पाया था। उसका शरीर जल रहा था और वो मासूम सा बच्चा अकेले तेज बुखार से जूझ रहा था। मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मैंने इन बच्चों को ही सहारा बनाया। अब तो तुम समझ गए हो ना? ठीक है ऋषिका, मैं समझ गया। मैं उन बच्चों को अपनाने को तैयार हूँ। हम दोनों कल ही शादी कर लेंगे और फिर तुम सब बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना। अभी तक उन पर बस एक माँ थी, अब एक बाप भी होगा। गौरव की बात सुनकर ऋषिका खुश हो गई। बस फिर क्या था, अगले ही दिन ऋषिका ने गौरव से शादी कर ली और वो अपने ससुराल चली गई, जहां गौरव की माँ ऋषिका और उसके 4 बच्चों को गौरव के साथ देखकर भड़कने लगी। गौरव, ये औरत कौन है और क्यों लाया है तू इसे अपने साथ? माँ, ये ऋषिका है, आपकी बहू। मेरी बहू? गौरव, तेरा दिमाग तो ठीक है? तूने इस 4 बच्चों की अम्मा से शादी की है? अरे लड़कियों का अकाल हो गया था क्या, जो तुझे ये 4 बच्चों की महतारी ही मिली? माँ सुनो तो सही। बस कुछ भी नहीं सुनना है मुझे। और मैंने तो तेरी शादी का क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे और तूने मुझे मेरे अरमानों का ये सिला दिया। शांता ऐसे ही ऋषिका को बुरा भला बोलने लगी, लेकिन ऋषिका कुछ नहीं बोली। ऐसे ही अभी शांता बकबक कर ही रही थी कि तभी उसे ऋषिका के पीछे से 2 बड़े बड़े ट्रक आते हुए दिखाई दिए, जो दोनों ही उसके घर के सामने आकर रुक गए। दोनों ही ट्रक में ऋषिका अपना दहेज का सामान लेकर आई थी। ये सब क्या है? माँ जी, ये मेरा दहेज है। मैं जानती हूँ कि आपको एकदम से मुझे एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि किसी चीज की आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इस पहले वाले ट्रक के अंदर मेरा बेड, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, फ्रिज, पंखे और भी बड़ा बड़ा सामान है, और इस दूसरे ट्रक में राशन और बर्तन वगैरह हैं। दहेज को देखते ही शांता का मन बदल गया और वो बोली, हाँ, तो अब जब तूने शादी कर ही ली है गौरव, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ले आ इस लड़की को घर के अंदर।
शांता की बात सुनकर गौरव मुस्कुराने लगा। सिर्फ दहेज की वजह से शांता ने ऋषिका को एक्सेप्ट किया था, लेकिन अभी भी वो ऋषिका और उसके बच्चों को दिल से नहीं अपना पाई थी। ऐसे ही अब ऋषिका को अपनी ससुराल आए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और आज के दिन। कहाँ जा रही हो ऐसे बन ठन कर? क्या मतलब माँ जी, मैं क्लिनिक पर ही जा रही हूँ। कौन सा क्लिनिक? तू जो भी थी शादी से पहले थी, अब बस तू मेरी बहू है और मैं तुझे अब इस तरह डॉक्टरी नहीं करने दूंगी। माँ जी, मैं इस तरह घर में नहीं बैठ सकती हूँ। मुझसे बहुत लोगों का इलाज और सुकून जुड़ा हुआ है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। और फिर गौरव जी भी तो कोई काम नहीं करते हैं, इसीलिए अपने बच्चों के और अपने लिए तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल भी नहीं। अगर बात काम की है तो गौरव को मैं किसी फैक्ट्री में लगने को बोल दूंगी, लेकिन अब से तू बाहर काम नहीं करेगी। शांता को ऋषिका ने काफी समझाया, लेकिन शांता ने उसकी बात को नहीं माना। अंत में ऋषिका ने हार मान ली और वो अपनी क्लिनिक पर नहीं गई। कोई बात नहीं, अगर माँ जी मुझे क्लिनिक नहीं जाने दे रही हैं तो मैं लोगों का घर से ही फोन के जरिए इलाज कर दूंगी। और आज तो मुझे बूढ़ी काकी को दिल की दवा देनी थी, उनसे बात कर लेती हूँ। ऋषिका कमरे में चली गई और घर से ही लोगों का इलाज करने लगी। वहीं दूसरी तरफ शांता ने भी गौरव को समझाकर उसे किसी फैक्ट्री में लगने को बोला। अब गौरव ही बस घर के लिए कमाने को जाता था। ऐसे ही सिलसिला चलने लगा। अभी तक भी शांता ऋषिका को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। आज ऋषिका किसी काम से बाजार गई हुई थी कि शांता को उसके बच्चों को परेशान करने का एक मौका मिल गया। अरे ओ फालतू के बच्चों, ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या खा रहे हो? हम खाना खा रहे हैं दादी। खाना खा रहे? तुम्हारी माँ ने नहीं बनवाया ये डाइनिंग टेबल और ये खाना, मेरे बेटे के पैसों का है। चलो हटो इस पर से, और आइंदा अगर इस घर को अपना घर समझा तो उल्टा लटका दूंगी। शांता ऐसे ही बच्चों को टॉर्चर करने लगी। शांता की बात सुनकर बच्चे उदास होकर कमरे में चले गए। शांता ऐसी ही थी। वो ऋषिका के पीछे जब भी उसे मौका मिलता बच्चों को खूब डराती थी और वो ऋषिका को भी उसका काम नहीं करने देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि आज के दिन से ही शांता को दिल की तरफ परेशानी होने लगी। उसे तेज घबराहट होने लगी और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ गई। माँ जी संभालिए खुद को, धीरे धीरे सांस लीजिए। हाँ, डीप ब्रीथ इन एंड आउट। अभी थोड़ी देर में ही आपको आराम मिल जाएगा। शांता के इस मुश्किल दौर में ऋषिका ने ही उसकी मदद की और जब शांता को आराम हुआ तब वो ऋषिका से बोली, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे आज तक बहुत बुरा भला सोचा, लेकिन मेरे मुश्किल वक्त में तू ही मेरे काम आई, मुझे माफ कर दे बहू। देखा माँ जी, अब आपको समझ आ गया ना कि एक डॉक्टर का काम कैसा होता है। जैसे आपको मेरी जरूरत पड़ी वैसे ही दुनिया को भी मेरी जरूरत है। मुझे मेरे क्लिनिक जाने से मत रोकिए, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों का इलाज और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। आप समझ तो रही है ना माँ जी? ऋषिका की बात सुनकर शांता ने उसे वापस से उसका काम शुरू करने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, अब शांता ऋषिका और उसके बच्चों को अपना चुकी थी। ऋषिका काम पर जाती तो शांता घर में बच्चों को संभालती और उनके साथ रहती थी। गौरव भी लगन से काम करता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।